18 वर्षीय मनीषा को तन्हाइयों में वीरानों में भटकने की आदत थी। वह पिछले 2 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता था। वो खोई खोई सी रहा करती थी। मनीषा के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके माता पिता 5 वर्ष पूर्व में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मनीषा को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई। प्रतिदिन मनीषा एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वह काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय मनीषा के दादा घर से किसी जरूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। मनीषा के दादा किशोर लाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में मनीषा को सड़क के किनारे तन्हा खड़े देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, मनीषा यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादाजी, आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। बुरा साथ किशोर साल चापस पर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने मनीषा से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। मनीषा ने कहा, अच्छा दादाजी। 3 दिन बाद किशोर लाल ने फिर मनीषा को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। दूसरी बार भी वह अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार किशोर लाल ने मनीषा को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम हर रोज दिन छिपे घर से निकल ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है। कहते समय मनीषा की आवाज इतनी भारी थी कि किशोर लाल बुरी तरह डर गए। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास मनीषा को लेकर पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, यह मेरी पोती है, इसका नाम मनीषा है। इसे देखकर बताओ किस पर कोई बुरा साया तो नहीं? तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी रही मनीषा की आंखों में झांककर किशोर लाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। तांत्रिक ने किशोर लाल को आहिस्ता से बताया, यह लड़की बहुत बुरे साए की चपेट में है। किशोर लाल मनीषा को लेदार घर वापस आई तो वहां मनीषा की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय मनीषा की चाची ने किशोर लाल से कहा, बाबूजी, मैं मनीषा के साथ सोऊंगी। दादा ने कहा, नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी। सोने दीजिए ना बहू को मनीषा के कमरे में। फिर इससे आगे किशोर लाल कुछ न कह सके। रात को सोने के लिए मनीषा और चाची कमरे में पहुंच गई। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि मनीषा बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। मनीषा की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि मनीषा वहां झूले में बैठी है। चाची की ओर मनीषा की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए मनीषा इस समय यहाँ झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, मनीषा, यहाँ क्या कर रही हो बेटी? चलो सोने जाते हैं। मनीषा ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख उबल पड़ी। भूत मनीषा का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। वह शीघ्रता के साथ झूले से उठी, चाची के पीछे दौड़ी। मनीषा ने उन्हें वहीं गिराया और चक्कू से उसे वहीं खत्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि मनीषा अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागे। दौड़ते हुए दादी बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया मेरी बेटी? मनीषा को क्या हो गया? किशोर लाल ने कहा, मनीषा एक बुरे साए की चपेट में आ गई है। फिर जल्दी से वे दोनों कमरे में आ गए। मनीषा अधीर कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका यह डरावना रूप देख दादा दादी दोनों का ही बुरा हाल था। उन दोनों की हालत उस खस्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो हल्के झटके से ही टूट जाता है। बुरी तरह थर थर कांप रहे हैं थे वे। दरवाजा मजबूती से बंद करके वे एक साथ खड़े हो गए थे और बराबर ईश्वर को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से मार रहा हो।
वे दोनों समझ गए कि दरवाजे पर मनीषा ही दस्तक दे रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। साथ ही पहले के मुकाबले में वे और अधिक भयभीत हो गए। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज उन दोनों के कानों में गूंजी। मार डालूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतनी डरावनी आवाज को सुनकर दादा दादी का दम हलक में आ गया। अनायास ही दादा के होठों से निकला, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचा लो। कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। और मनीषा जोर जोर से हंसने लगी। इसी के साथ मनीषा ने दरवाजे में घुसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादा दादी दोनों के कंठ से चीखें उबल पड़ी। मनीषा ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वह बराबर कोशिश करने लगी। अपने बचाव के लिए मनीषा के दादा ने समूचे कमरे में नजर दौड़ाते हुए कोई ऐसी वस्तु हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि वह ममता से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ गई। उनके पुरखों से चली आ रही यह तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला, वैसे ही मनीषा दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय उसके दादा ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। फिर क्षण भर बाद धड़ भी गिर गया। दादी ने मनीषा की मृत्यु पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि मनीषा फिर जिंदा हो गई। उसका सिर धड़ से जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दादा दादी दोनों का खून पीकर उन्हें खत्म कर कहा, मैंने सबको मार डाला,